हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम कंपटीशन क्लासेस। इंडियन ज्योग्राफी में हमने अभी रिसेंटली चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, राइट। और उसका फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं जिसमें हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी इंडिया की मैप के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पढ़ा, उसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ा और फिजिकल फीचर्स में हमने हिमालयन सिस्टम पूरा, हिमालयन माउंटेन्स पूरी डिस्कस कर ली है, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट उस वीडियो का। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। नाउ आज का क्लास शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट। फर्स्ट चैप्टर में से या फर्स्ट वीडियो में से कुछ एक डाउट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन कमेंट बॉक्स में चल रहा था, सो वो हम लेंगे पॉइंट्स। ये आज का मैटर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में इसी वीडियो में हम फर्स्ट वाले पार्ट के डाउट्स भी टेकअप करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे वील बी स्टडिंग अबाउट दी ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स और उसके बाद में पेनिनसुलर पार्ट। ये दो पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे। थर्ड एक वीडियो फिर आएगा क्योंकि लंबा हो रहा है मैटर, एंड देन वील बी कंप्लीटिंग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो लेट अस बिगिन। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान, ठीक है। अब ये स्प्रेड होते हैं इन एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आपको दिख रहे होंगे, राइट। हिमालय के नीचे, फुटहिल्स ऑफ हिमालय से ये पूरे चालू हो जाते हैं, राइट। अब बने कैसे हैं? सो फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडस, गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्र, यानी कि इंडस सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपने पानी के साथ में जो एलुवियल सॉइल सेडिमेंट्स लेके आती है और वो जमा करती जाती है, उनसे ये पूरे प्लेन्स मैदान बने हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो, जब हमने बात की थी हिमालयस कैसे बने हैं, तो हमने क्या देखा था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई, कन्वर्ज हुई और फिर फोल्ड माउंटेन्स बनके हिमालयस ऊपर आ गए, राइट। जब ये टकराव हुआ और हिमालयस ऊपर आए तो ये जो प्लेन्स वाला हिस्सा है ना, थोड़ा सा दब गया या इसमें थोड़ा सा एक सबसाइड हो गया ये, ठीक है। अब जितनी भी नदियां ऊपर हिमालय से आ रही हैं, थोड़ी बहुत जो पेनिनसुलर पार्ट से पानी लेकर के आ रही हैं, उन्होंने पानी तो यहाँ से बहाया ही, अपनी मिट्टी यहाँ जमा करती गई, एलुवियल सॉइल्स पर्टिकुलरली, तो उससे ये क्षेत्र समतल हो गया और यहाँ पे सेडिमेंट्स भी इकट्ठे हो गए। ओके, गॉट द पॉइंट। सो ये वही एलुवियल डिपोजिशन है जिससे पूरा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। द प्लेन अकाउंट्स फॉर 2400 किलोमीटर ऑफ लेंथ। पूरा कितनी लंबाई में है? 2400 किलोमीटर लंबाई में है और इसकी विड्थ वेरी करती है 240 से 320 किलोमीटर, 240 टू 320 किलोमीटर वेरी करती है। ओके, नाउ जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं या ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हम जिनको कहते हैं, उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और सबसे पहला जो सेक्शन है वो कौन सा है? पंजाब प्लेन्स, जो वेस्टर्न पार्ट है। सो इधर पंजाब वाले इलाके में, और ये एक्सटेंड होता है पाकिस्तान में भी, ठीक है। पंजाब पुराना, पंजाब वाला पूरा एरिया है ना, सिंधु नदी वाला पूरा पार्ट आ जाएगा बेसिन, और यहाँ पे भी इंडस या सिंधु नदी वाला बेसिन आ जाएगा। सो पंजाब प्लेन्स सबसे पहला नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। हमने सिंधु नदी या इंडस रिवर पढ़ी थी, डिटेल में सारी रिवर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगेन जिसने नहीं देखा हो आप लिंक देख सकते हो, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में देख लो, वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद देखना। सो जो इंडस रिवर है उसका जो पूरा ट्रिब्यूटरी मिलाकर के जो पूरा बेसिन है, उस एरिया को क्या कहा जाता है? पंजाब प्लेन्स या वेस्टर्न प्लेन्स कहा जाता है। लोअर पार्ट, लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, वो वहां पे मेन ड्रेनेज अपना शो करती है। लार्जेस्ट रिवर और नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान है वो, ठीक है। फिर आता है सेकंड नंबर पे गंगा प्लेन्स। ये सेकंड नंबर आपको दिख रहा है, ये पूरा गंगा प्लेन्स एक्सटेंड हो रहा है। गंगा मेन जहां पे अपनी ट्रिब्यूटरीज वाला पूरा बेसिन बनाती है, दैट इज गंगा प्लेन्स। एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर, इन दो नदियों के बीच में ये एक्सटेंडेड है। घाघर इन द वेस्ट टू तीस्ता इन द ईस्ट। नॉर्थ इंडिया, कौन कौन सा एरिया है जो इसके अंडर में आता है? नॉर्थ इंडिया मेजरली, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का थोड़ा हिस्सा और वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा, ये सारे नॉर्दर्न प्लेन गंगा प्लेन्स में आ जाते हैं। फिर आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। देखो, जो ब्रह्मपुत्र बेसिन था नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, तो ईस्टर्न इंडिया पर्टिकुलरली असम, क्योंकि वो असम के प्लेन से ही होकर के ब्रह्मपुत्र मेजरली आ रही है, तो वो पूरा हिस्सा हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। सो पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, इन 3 पार्ट्स में ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइडेड है। क्लियर? ओके, अब चलते हैं
डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन एक और तरीके से हो सकता है। देखो ऐसा माना जाता है कि जो उत्तरी मैदान है या जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, वो बिल्कुल समतल है, यानी कि पूरे प्लेन एरियाज हैं, उनमें कोई टेरेन नहीं है, यानी ऊंचा नीचा इधर उधर कुछ भी अलग तरह के कोई फीचर्स नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, वो सारे एक जैसे नहीं हैं। अगर आप बात करो रिलीफ फीचर्स की, यानी उनकी बनावट किस तरह की है, कहाँ पे उबड़ खापड़ है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे घास वाला इलाका है या जंगल वाला इलाका है, तो ये डिविजन्स गंगा प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे डिवीजन करें नॉर्दर्न प्लेन्स का, तो 4 पार्ट या 4 टाइप ऑफ प्लेन्स पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स बनाता है। सबसे पहला है भाबर, देन तराई, उसके बाद में भांगर या बांगर भी इसको बोलते हैं, और चौथा खादर टेरेन। ठीक है, तो अब यहाँ अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, जब आप नोट्स देखेंगे तो उनमें मिल जाएगा, नोट्स जल्दी ही रिलीज होने वाले हैं, अनाउंसमेंट आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो देखिए, जब नदियाँ ऊपर से आती हैं हिमालयन रीजन से निकल के, अधिकतर रिवर्स वहीं से आ रही हैं, हिमालय से जब वो नदियाँ आती हैं तो यहाँ इस वाले मैप से समझो, डायग्राम से समझो, हिमालय से आई तो सबसे पहले अपने साथ में बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ तो ज़्यादा नहीं लाएंगी, पत्थर बड़े बड़े लेकर के आती हैं, रॉक्स, स्टोन्स, और वो पूरे नीचे बिछते जाते हैं और नदी उन्हीं में से निकलती है। तो इस एरिया को, जहाँ जो एरिया बड़े बड़े पत्थर चट्टानों से बना हुआ है, इस टेरेन को, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। ओके, तो हिमालय के जस्ट बाद जो पहला नॉर्दर्न प्लेन का रिलीफ फीचर आता है वो आता है भाबर क्षेत्र। उसके बाद में जो इलाका है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक समझ लो। उसके बाद जो आता है, फिर वो आते हैं घास के मैदान या जंगल वाला एरिया। ठीक है, बिल्कुल फुटहिल ऑफ हिमालयाज। ये देखो, यहाँ से नदी आ रही थी, ओके, यहाँ पे ये पत्थरों वाला इलाका हो गया। उसके बाद ये वाला इलाका अगेन जो बिल्कुल फुटहिल्स, शिवालिक, जो आउटर हिमालयाज है, हमने हिमालय में पढ़ा ना, उसके बाद जो मैदान चालू होते हैं, ये तराई क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये तराई वाला रीजन हो गया। यहाँ पे मैदान घास के मिलेंगे, घास वास, ऊंची ऊंची घास है, जंगल है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया है काफ़ी, मैं अभी बता दूंगी। उसके बाद में देखो, फिर आता है बांगर। ठीक है, बांगर क्या है? यहाँ से जब नदी जाती है, ये वाला हिस्सा बेसिकली इतना मेजरली ये वाला। ठीक है, यहाँ से जब नदी जाती है तो नदी के आसपास मिट्टी इकट्ठी होती जाती है, जितनी वो लेके आई है। बहाव क्षेत्र में तो मिट्टी बहती रहती है और साइड साइड में डिपॉजिट होती रहती है, टेरेस जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है। और यहाँ पे जो एलुवियल मिट्टी है वो पुरानी मिट्टी होती है ना, नई मिट्टी तो साथ आगे ले जाती है नदी, पुरानी डिपॉजिट करती चलती है। तो इस एरिया को बोलते हैं बांगर। ओके, सो ये आ गया बांगर क्षेत्र। ये ऐसे देखिएगा 3D, यूं आ रही है नदी, है ना। सो यहाँ पे ये डिपॉजिट करती चलती है। और थोड़ा आगे वाला हिस्सा, बांगर के आगे जब नदी जाती है, इधर वाले एरियाज को, ठीक है, दिस एरिया, जहाँ से फिर वो आगे महासागर में जाके मिलेगी, इट इज़ कॉल्ड खादर, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली नई मिट्टी होती है। जब डेल्टा वेल्टा बनाना शुरू कर देती है ना धीरे धीरे, या फिर जब थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, तो नई मिट्टी भी जमती जाती है, तो उस एरिया को बोलते हैं खादर। तो ये 4 नाम अभी समझ लो, अभी डिटेल करेंगे। पहाड़ से उतरते ही सबसे पहले क्या आएगा? भाबर, फिर तराई, उसके बाद में बांगर और फिर खादर। ठीक है, अब एक एक करके हम समझते चलते हैं। देखिए, फोटो से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने इनकॉर्पोरेट की है। सबसे पहले भाबर बेल्ट देखते हैं। हिमालय से उतरते ही उत्तराखंड वाला जो इलाका है ना, जहाँ पहाड़ियाँ हैं अभी भी, है ना, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टान आ गई, एकदम तीखी स्लोप्स नहीं है, चट्टान वाला इलाका आ गया। नैरो नॉर्दर्न मोस्ट बेल्ट है। हिमालय से निकलते ही नदी जिस बेल्ट में एंटर करती है वो कौन सा है? ये नैरो है, यानी कि संकरी है, और नॉर्दर्न मोस्ट बेल्ट है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में ही नदी यहाँ पे बह रही होती है। और पैरेलल टू स्लोप्स ऑफ शिवालिक इन उत्तराखंड, उत्तराखंड वाला एरिया है और शिवालिक के पैरेलल अभी चल रही है, यानी अभी पहाड़ों से पूरी नहीं उतरी है। फाइन। यूनिक फीचर क्या है? पोरोसिटी है, ये अभी मैं समझाती हूँ। यहाँ पे पेबल्स, रॉक्स, जो कि एक पोरस बेड बना देते हैं, और सारी स्ट्रीम जो हिमालय से निकल रही हैं, जो यहाँ से इस क्षेत्र में से निकलेंगी, वो एक तरह से गायब होती हुई सी दिखती हैं। अब ये क्या है थोड़ा समझो। ये आपको सारे पत्थर वाला इलाका दिख रहा है। जब नदी गिरेगी पहाड़ियों से तब तो दिखेगी, है ना, फिर आते से पत्थरों से होती हुई गुजरती है। सारे रॉक्स, पेबल्स, स्टोन्स, ये पोरस होते हैं। इनकी क्वालिटी क्या है?
भाबर क्षेत्र में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, ये जो चट्टाने जो पत्थर हैं ये पानी को सोखते हैं, क्योंकि पूरा जो बेड है, जो पूरा रास्ता है नदी का, वो इन्हीं से बिछा हुआ है, इन्हीं पत्थरों चट्टानों से बिछा हुआ है और ये पानी को सोखते हैं। तो ऐसा लगता है नदी पहाड़ों से उतरते ही एकदम गायब सी हो गई है, डिसअपियर हो गई है। वाकई में क्या होता है, ये पत्थरों के नीचे नीचे चली जाती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उत्तराखंड वाला मेनली बेल्ट जो शिवालिक के पैरेलल बहता है, यहाँ पे नदी पत्थरों और चट्टानों में गायब होती हुई सी दिखती है। दिस बेल्ट इज नोन एज भाबर बेल्ट। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से नदियाँ जब नीचे आती है तो ये देखो, ये शिवालिक वाला हिस्सा है, ये पूरा तराई रीजन हो गया। ओके, सो तराई बेसिकली यहाँ ऐसी देखो, ये ऊंची ऊंची घास दिख रही है, जंगल दिख रहे हैं, ये इस तरह का इलाका है। अब जो मॉनसून विंड्स आती है ना, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, वो हिमालय से टकरा के बारिश करती हैं, राइट। तो यहाँ पे बारिश अच्छी होती है तराई रीजन में, क्योंकि फुटहिल्स ऑफ हिमालय वाला हिस्सा आ गया और यहाँ पे पानी अच्छा है, लेकिन ड्रेनेज हो जाता है, कीचड़ विचड़ बहुत है, अच्छे से मैनेज नहीं है पानी, राइट। तराई इज साउथ ऑफ भाबर बेल्ट, जो वो पत्थर कंकड़ वाला जो इलाका था, पत्थरों वाला, उसके साउथ में तराई बेल्ट आ गई। यमुना रिवर से ईस्टवर्ड हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल तक ये फैला हुआ है तराई रीजन। ठीक है, यमुना के ईस्ट साइड में जो इलाका आता है दैट इज तराई रीजन अप टू वेस्ट बंगाल वाला इलाका, थोड़ा पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कवर होता है इसमें। वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन है, ये दलदली इलाका है, गीली मिट्टी जैसे रहना और मार्शी स्वैम्पी एरियाज हैं। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीअपियर, अब वो सारे कंकड़ों, पत्थरों और चट्टानों में से नदी जब इधर आती है तराई रीजन में तो पानी दिखने में आता है, ऐसा लग रहा है नदी वापस से अपीयर हुई है, उन पत्थरों में गुम गई थी अब रीअपियर हुई है, तो तराई में रीअपियर होती है। और यहाँ पे थिक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ होती है। ठीक है, अच्छा पानी है, घास जंगल ज़्यादा हैं, जानवर भी ज़्यादा होंगे, सो काफ़ी सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज वगैरह यहाँ पे लोकेटेड हैं। लेकिन अब डिफॉरेस्टेशन काफ़ी हो गया क्योंकि एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए इस जगह को काफ़ी इस्तेमाल किया जाने लगा है। उसके बाद में आप देखिए फिर आता है बांगर या बांगर बेल्ट, राइट। ये तराई के नेक्स्ट जो रीजन आएगा, सबसे ज़्यादा हिस्सा अगर नॉर्दर्न प्लेन्स में किसी बेल्ट ने या किसी रिलीफ फीचर ने घेरा हुआ है तो वो अधिकतर क्षेत्र कैसा है, बांगर क्षेत्र है। फाइन, अब ये है क्या, यहाँ पे ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं रिवर बेड्स पे, जहाँ से नदी जा रही है। रिवर बेड क्या होता है, रिवर के नीचे का और साइड का हिस्सा। ओके, सो रिवर बेड जो है वहाँ पे किस तरह के डिपॉजिट है, पुरानी अलुवियल मिट्टी, और इनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं और कंकड़ी मिलती है यहाँ की मिट्टी में। कभी हम देखते हैं बजरी तो नॉर्मल कंकड़ पत्थर समझते हो, बिल्कुल बारीक कंक्रीट होती है, ऐसी स्मूथ मिट्टी नहीं होगी। सो यहाँ पे सॉइल में कैल्केरियस डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं, कैल्शियम कंपाउंड्स के डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम कंकड़ बोलते हैं। तो मिट्टी कैसी है, कंकरी मिट्टी है और पुरानी मिट्टी है, राइट। ये देखो इस तरह की मिट्टी, और ये अलग अलग लेवल पे जमती जाती है, तो टेरेस जैसा फॉर्मेशन, यानी छत होती है ना, जैसे टेरेस फार्मिंग होती है, तो ऐसे टेरेस फार्मिंग नहीं होती है यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, तो टेरेस जैसी संरचना बना लेती है। ठीक है, और फॉर्म्स टेरेसेस हायर देन फ्लड प्लेन्स, नीचे जो पानी बह रहा है उससे ऊंचे साइड में इकट्ठी होती जाती है मिट्टी। ठीक है, तो बांगर समझ में आ गया। फिर आता है खादर, ये देखो एकदम फ्रेश मिट्टी, बहुत उपजाऊ इलाका होता है, राइट। सो यंगेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स, ये जो पूरा मैदानी इलाका है उसमें जो यंगेस्ट मिट्टी या यंगेस्ट डिपॉजिट्स होते हैं वो खादर रीजन में होते हैं, क्योंकि नदी बिल्कुल लास्ट में जाकर के जो डिपॉजिट करेगी ना वो खादर हो जाएगा। तो देखो बंगाल वाला जो साइड होता है ना, वहाँ पे सारा डिपॉजिट करती चलती है, और बिहार और बंगाल वाला जो इलाका हो गया, राइट। रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर और वेरी फर्टाइल, हर साल ऑलमोस्ट रिन्यू होते जाते हैं, क्योंकि मिट्टी नदी लाती है और एक और लेयर ऊपर बना देती है, फिर लाती है, तो फ्रेश मिट्टी डिपॉजिट होती जाती है, पुरानी आगे निकलती जाती है नदी के साथ, महासागर में भी लेके जाती है ना मिट्टी, राइट। सो बहुत फर्टाइल इलाका ये होता है। तो चारों आपको रिलीफ फीचर समझ में आ गए, गुड। सो इसके साथ में हमारा प्लेन्स, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे तरह के फिजिकल फीचर पे इंडिया के। अभी तक हमने हिमालयाज कर लिए, नॉर्दर्न प्लेन्स कर लिए, अब हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, पठार वाला इलाका। ठीक है, जहाँ पे ऊंची माउंटेन्स नहीं होंगी, हिल्स होंगी और चट्टाने होंगी, चौड़ी चट्टाने, जिनको हम पठार इलाका बोलते हैं। सो ये नॉर्दर्न प्लेन से नीचे वाला और ये पूरा पेनिनसुलर एरिया, ये पूरा क्या है, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है। चलिए
स्टार्ट करते हैं। कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, किससे बना हुआ है? सबसे पहली बात आती है ओल्ड, यानी पुराने पत्थरों से। ओल्ड रॉक सिस्टम का पार्ट है ये, ठीक है। हिमालयाज तो न्यू माउंटेन्स या न्यू रॉक सिस्टम में आते हैं, ये ओल्ड रॉक सिस्टम है। कैसे बना अभी वो भी बात कर लेंगे। ये पुराने क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं ये। विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज, जो हिल्स हैं वो बहुत ऊंची ऊंची नहीं है, जेंटल राइज है, और वैलीज बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, एकदम डीप वैलीज नहीं होंगी, थोड़ी फैली हुई वैलीज हैं। फॉर्मेशन कैसे हुआ? ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। अब देखो गोंडवाना लैंड का क्या कॉन्सेप्ट था। आपको पैंजिया पता है, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, राइट? उसका जो सदर्न पार्ट है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ये वाले जो कॉन्टिनेंट्स उसके हिस्से थे टूटने से पहले, तो वो पार्ट कहलाता था गोंडवाना लैंड। ओके, वो मेन पैंजिया से अलग हुआ, फिर उसमें से भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला पीस अलग हुआ, जिसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन बेल्ट या प्लेट बोलते हैं, और वो जाकर के यूरेशिया से मिला। तो ये जो हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का, यानी पैंजिया के सदर्न पोर्शन का ही हिस्सा है। इसीलिए ये बहुत पुराना है। गोंडवाना लैंड और पैंजिया बहुत पुराने हैं, तो ये जो पार्ट है ये उन्हीं का हिस्सा था जो टूट गया मूवमेंट से और फिर यहाँ आके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओल्ड रॉक सिस्टम। गॉट इट? फाइन। पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, ठीक है। बाउंडेड बाय, अब ये किस किस से घिरा हुआ है आसपास? तो देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में अरावलीज हैं, ऑलराइट। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट, यहाँ नीचे अगर हम आए तो यहाँ वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, यहाँ ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी हिल्स हैं। अगर हम पूरे पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें, छोटा नागपुर है, थोड़ा बहुत वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी प्लेट्यू का हिस्सा जाता है। कुछ कुछ हिल्स हैं जो इसी पूरे रॉक सिस्टम का ही पार्ट हैं, अभी हम पढ़ेंगे। ट्रायंगुलर इन शेप, अगर हम पूरे पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो ये ट्रायंगुलर इन शेप पड़ता है, जिसका जो बेस है इस ट्रायंगल का वो नॉर्दर्न प्लेन के बेस से स्टार्ट होता है। देखो, ट्रायंगुलर इन शेप, बेस कोइंसाइडिंग विथ सदर्न बेस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, जो यहाँ पे उत्तरी मैदान थे उनके बेस से तो इसका बेस चालू होता है, यानी उनका साउथ और पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ आपस में कोइंसाइड करते हैं, मिलते हैं। और जो इसका एपेक्स है, यानी जो पॉइंट है, ट्राइंगल होता है ना, इसको हम बेस बोलते हैं और इस पार्ट को हम एपेक्स बोलते हैं। यानी क्या बोलोगे आप हिंदी में? आई डोंट नो, चोटी बोल लीजिए, जो भी कुछ आप बोले, ठीक है। तो ये जो बेस है ये तो इस साइड में लगा हुआ होता है नॉर्दर्न प्लेस के साउथ में, और जो एपेक्स है वो कहाँ जाता है? वो कन्याकुमारी तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। सो ये हो गया ट्राइंगुलर शेप का एक्सप्लेनेशन। अब आगे चलते हैं। अगर हम पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो हम उसे दो पार्ट में डिवाइडेड बोलते हैं, ठीक है। एक पार्ट जो सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है, क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल हाईलैंड्स। और दूसरा पार्ट डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स बेसिकली मालवा प्लेट्यू वाला रीजन होता है, अभी मैं बता दूंगी, और डेक्कन प्लेट्यू ये सदर्न पॉइंट्स टिप्स वाला होता है। तो मालवा प्लेट्यू या सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू। और इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? यहाँ पे बीच में दो माउंटेन रेंजेस हैं। जब हमने रिवर पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था, नर्मदा नदी पढ़ी थी, माही पढ़ी थी, बताइए, विंध्या और सतपुड़ा रेंज, ठीक है। सो विंध्याज एंड सतपुड़ाज हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड को पेनिनसुलर प्लेट्यू से डिवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल बन सकता है। ओके, अब चलिए दोनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। पहले है सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, सेंट्रल हाईलैंड्स नर्मदा के नॉर्थ में लाई करता है। इन दोनों में देखो, नर्मदा नदी जो जाती है वो विंध्या और सतपुड़ा रेंज की वैली में से होके गुजर रही थी, ध्यान है, राइट। सो नर्मदा के जो नॉर्थ में लाई करेगा वो कौन सा एरिया कहलाता है? वो कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। वाइडर इन वेस्ट एंड नैरोअर इन, मतलब ये वाला जो एरिया है ना इसका वेस्ट या पश्चिमी साइड में, यहाँ तो ये चौड़ा है, और पूर्व की यानी ईस्ट की ओर आते आते ये टेपर कर जाता है, यानी नैरो हो जाता है। अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप भी वेस्ट टू ईस्ट है इस एरिया की, वेस्ट में उठा हुआ है, ईस्ट में ढलान है, ठीक है। बाउंडेड बाय, क्या क्या बाउंड्रीज हैं इस एरिया की? तो अगर हम वेस्ट की बात करें तो अरावली माउंटेन्स आ जाती हैं नॉर्थ वेस्ट साइड में। अगर और फिर यहाँ पे हम साउथ में देखें तो ये विंध्याज आ गई,
मालवा एंड ये मालवा एरिया आ गया, ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू ये इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है। यहाँ पे ना बुंदेलखंड वाला एरिया भी आता है, यूपी और झारखंड वाला इलाका आ जाएगा, एमपी यूपी वाला इलाका, राइट। तो बुंदेलखंड रीजन भी इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, यानी पूर्व में इसका फैलाव है। और दामोदर नदी हमने देखी थी, छोटा नागपुर प्लेट्यू से शुरू होती है और हुगली में जाके मिलती है, उसकी ट्रिब्यूटरी है ये, वो हम पढ़ चुके हैं, राइट। सो ये सारी इसकी बाउंड्रीज हो जाती हैं। अरावलीज, मालवा प्लेट्यू तो मेन है ही, नीचे विंध्या माउंटेन्स हो गई और यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। ओके, सो समझ में आ गया सेंट्रल हाईलैंड कहाँ कहाँ बेसिकली लाई करेगा। तो ये इस तरह से लाई करेगा, ठीक है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए हमारे, यहाँ हिमालयंस आ गए। चलिए अब हम चलते हैं डेक्कन प्लेट्यू की तरफ, दक्षिण के पठार जिनको हम हिंदी में शायद बोलते हैं। चलिए दक्षिण पठार। सो ये वाला जो इलाका है ये, और यहाँ पे मलकाई हिल्स वगैरह भी आ जाएंगी, ये वाला पूरा इलाका डेक्कन प्लेट्यू होगा। सो दे लाई साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। जो डेक्कन प्लेट्यू है, नर्मदा ये जा रही है, नर्मदा हमारी ये देख लो, ठीक है। अब इससे साउथ में जितना भी हिस्सा है ना, ये सब डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन आ गया। सो स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है, यहाँ भी जो ढलान है वो वेस्टर्न घाट्स उठे हुए हैं, ईस्टर्न घाट ढलान की तरफ है, वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज़्यादा है, तो पूरा जो प्लेट्यू है वो भी इस ढलान पे ही है। इसीलिए अधिकतर नदियाँ कहाँ जाके मिल रही थी, बे ऑफ बंगाल में मिल रही थी, राइट। चलिए कुछ एक नदी थी जो अरेबियन सी में मिल रही थी, हम नदियों में पढ़ चुके हैं, वापस रिपीट नहीं करेंगे। अब बाउंडेड बाय, इसकी बाउंड्री कौन कौन बनाता है, देखो नॉर्थ में तो सतपुड़ा आ जाते हैं, ये सतपुड़ा माउंटेन्स नॉर्दर्न बाउंड्री बना देते हैं। फिर यहाँ वेस्टर्न घाट्स आ गए, ईस्टर्न घाट्स आ गए, ओके। अब कुछ एक हिल्स हैं जो कि इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है, जैसे महादेव, कैमूर और मैकल हिल्स, तो ये यहाँ पे आ जाती हैं, छत्तीसगढ़ और एमपी के बाउंड्री वाले एरिया में आ जाती हैं मैकल हिल्स, और ये महादेव कैमूर हिल्स आ गई, ये इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हो गया। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से फॉल्टिंग से सेपरेटेड है, यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू और ये डेक्कन प्लेट्यू आपस में मिलते नहीं है, दे आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग। चलिए देन नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, अगर हम इसका, हाँ अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये नॉर्थ ईस्ट साइड में भी एक्सटेंडेड है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन इसका है, कुछ एक हिल्स वगैरह बनाते हैं, थोड़े बहुत प्लेट्यू भी वहाँ पे बनाते हैं। प्रोमिनेंट अगर हम हिल्स की बात करें, वेस्ट टू ईस्ट देखें तो गारो, खासी और जैंतिया हिल्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में डेक्कन प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। ये गारो, खासी, जैंतिया हिल्स यहाँ पे पड़ती हैं एंड दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ओके। चलिए ना अब देखो डेक्कन प्लेट्यू में हमने देखा कि जो वेस्टर्न बाउंड्री है या जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स बनाते हैं, राइट। तो अब हमें वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में भी पढ़ना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। सो लेट अस स्टार्ट विद वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका जो वेस्टर्न यानी जो पश्चिमी एज है, किनारा है, कौन है, जो आप बोलोगे बाउंड्री है, वो कौन बनाते हैं, वेस्टर्न घाट्स बनाते हैं। ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलते हैं और कंटिन्यूअस माउंटेन्स हैं। ये देखो ये वेस्टर्न कोस्ट है ना, पश्चिमी तट, राइट, और इसके बिल्कुल पैरेलल कंटिन्यूअस रेंज है जिसको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। कौन कौन से स्टेट में एक्सटेंडेड है, तो केरला, हम नीचे से देखें, राइट। सो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 6 स्टेट्स हैं जिनमें वेस्टर्न घाट्स पूरे एक्सटेंडेड हैं, ओके। ऊपर से देखना चाहो तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राइट, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ओके। चलिए पॉपुलर नेम, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोकल नेम्स हैं इसके, जैसे जैसे आप अलग अलग रीजन्स में आओगे लोकल नेम्स आते रहेंगे, पर पॉपुलरली सह्याद्री माउंटेन्स के नाम से या सह्याद्री हिल्स के नाम से भी ये जाना जाता है। सो वी मेंशन दैट नेम। जब हम माउंटेन्स और हिल्स डिटेल में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे तब हम और देख लेंगे, ठीक है। अब अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में इनकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स में जो माउंटेन्स या हिल्स हैं वो इतनी ऊंची नहीं है जितने वेस्टर्न घाट्स एलिवेटेड हैं, ओके। एवरेज एलिवेशन इनका 900 से 1600 मीटर्स है, एवरेज 900 to 1600 मीटर्स, जबकि ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो 600 मीटर एवरेज एलिवेशन वाले हैं, ओके। सो हाइट किसकी ज़्यादा है, वेस्टर्न घाट्स की, स्लोप या कम हाइट किसकी है, ईस्टर्न घाट्स की हो गई।
और अगर हम वेस्टर्न घाट की ये भी बात करें कि हाइट किस तरफ डिक्रीज होती है, वेस्ट और ईस्ट का कंपैरिजन तो हमने देख लिया। नॉर्दर्न जो पार्ट्स हैं वेस्टर्न घाट्स के वो ज़्यादा हाइट वाले हैं रेंजेस, और जैसे जैसे कम हाइट वाले हैं, और जैसे जैसे साउथ में जाते जाती हैं वो हाइट ऑफ द हिल्स बढ़ती जाती है। इसलिए वेस्टर्न घाट्स की अधिकतर जो ऊंची ऊंची चोटियां या पीक्स है ना, वो सब आपको साउथ इंडिया बिल्कुल सदर्न वाले पोर्शन में दिखेंगी। ठीक है, केरला के अंदर ही इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है, वो अभी मैं बताऊंगी। सो जैसे जैसे साउथ की तरफ वेस्टर्न कोट्स प्रोग्रेस करता है, इसकी हाइट धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती जाती है हिल्स की, माउंटेन्स की या पीक्स की। हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की कौन सी है, सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अनाईमुदी या अनामुदी बोलते हैं इसको, 2695 मीटर्स की और केरला में है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वेस्टर्न घाट्स, एंड फॉर दैट मैटर पेनिनसुलर इंडिया की भी सबसे ऊंची पीक या चोटी यही है। ठीक है, अनाईमुदी। अब वेस्टर्न घाट्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है, और वर्ल्ड में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 हॉटस्पॉट्स हैं, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट मतलब हॉटस्पॉट ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे एंडेंजर्ड और बायोलॉजिकली बहुत डाइवर्सिफाइड और एंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। बेसिकली हॉटस्पॉट उसे कहते हैं जहाँ पे एंडेंजर्ड, विलुप्ति की कगार पे होने वाली स्पीसीज होती हैं, और डाइवर्सिटी भी, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। ये 8 हॉटस्पॉट्स में से एक हॉटस्पॉट है, और वो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट या फेमस हिल स्टेशंस भी पड़ते हैं वेस्टर्न घाट में, जैसे कि माथेरान, लोनावला और खंडाला, महाबलेश्वर, पंचगनी एटसेट्रा, ये वेस्टर्न घाट्स में ही पड़ते हैं। ठीक है, सो समझ आ गया वेस्टर्न घाट्स। अब चलते हैं हम ईस्टर्न घाट्स की ओर। ईस्टर्न घाट क्या करेंगे, जो डेक्कन पेनिनसुला है उसकी ईस्टर्न एज बनाते हैं, राइट। और ये जो है ये कंटिन्यूस नहीं होते, ये ब्रोकन है, बीच बीच में इनमें गैप्स हैं, और यहाँ से क्या जाती है, रिवर्स जाती हैं, और वो फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। फाइन, सो डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर है, डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की जो है वो है महेंद्रगिरी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर्स है। ठीक है, महेंद्रगिरी। और हिल स्टेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऊटी और कोडाईकनाल। ऊटी को उडगमंडलम भी बोलते हैं, और कोडाईकनाल ये इसके इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस हो गए। फाइन, जो वेस्टर्न घाट्स थे ना वो कंटिन्यूस हैं, अगर आपको उनको क्रॉस करना है तो आपको पासेस से होके गुजरना पड़ता है, दर्रों से होकर के गुजरना पड़ता है, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, सो ये हो गया पार्ट 2 का एंड। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, हमें कुछ एक कन्फ्यूजन पार्ट 1 वाले लेने हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कमेंट आ रहा था कि मैम आपने बोला उड़ीसा से भी गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता, वो मैंने गलती से बोल दिया। जो पीपीटी आप देखोगे उसमें उड़ीसा मेंशन नहीं है। ठीक है, 8 स्टेट से ही गुजरता है जिसमें उड़ीसा नहीं आता है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आया था हिमालय से 2 पॉइंट्स आए। एक था यंग माउंटेन्स क्यों कहते हैं, तो यंग माउंटेन्स आप लोग सही मेंशन कर रहे हो कि अभी भी ये बढ़ रहे हैं, इसलिए इनको यंग माउंटेन्स कहा जाता है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो टेथिस प्लेट के साथ में अभी भी कन्वर्ज हो रही है, उसकी तरफ नॉर्थवर्ड्स मूव कर रही है। तो उस मूवमेंट का कुछ परसेंटेज हिमालयस की हाइट को बढ़ा रहा है। तो हिमालयस बहुत अनस्टेबल हैं, ओके, अनस्टेबल जोन है, और धीरे धीरे इनकी हाइट ग्रो कर रही है, और इसलिए भी इनको यंग माउंटेन्स कहा जाता है। यू वर राइट, आई मिस्ड दैट पॉइंट, सो आई एम मेंशनिंग इट नाउ। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था स्लोप ऑफ हिमालयस। हिमालयस की सदर्न स्लोप और नॉर्दर्न स्लोप को लेके कुछ कंफ्यूजन था। तो आप देखिए, एक जगह हम सही थे, एक जगह हम गलत थे, जहां गलत थे हम मानेंगे। देखिए, अगर हम बात करें माउंटेन्स की ना, जनरली अगर पूरे हिमालयन माउंटेन्स की बात करें, तो जो सबसे आउटर रेंजेस हैं जिसे हम शिवालिक बोलते हैं, उसकी सदर्न स्लोप यानी टुवर्ड्स इंडिया जो स्लोप है वो ज़्यादा स्टीप है, खड़ी चढ़ाई वाली है। किसकी मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ शिवालिक्स की। ठीक है, आउटर हिमालयास की पूरी जो रेंज है आउटर हिमालयास की, उसकी जो सदर्न चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई है, और जो नदर्न साइड है वो इजी स्लोप है, मतलब इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है, इसीलिए वहां पे दून बनते हैं, वैलीज बनती हैं, जो देहरादून वगैरह वाली घाटियां हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई शिवालिक की। शिवालिक की जो सदर्न स्लोप है वो स्टीप है, और नदर्न इतनी स्टीप नहीं है। बाकी अगर हम ग्रेट हिमालयास की बात करें, जो मेजर हिमालयन रेंज थी ग्रेट हिमालयास, जिनको हम इनर हिमालयास जो हमने देखे थे उनकी बात करें, तो उनमें वैसे तो सिर्फ हमने माउंट एवरेस्ट की बात जब की ना, माउंट एवरेस्ट में हमने गड़बड़ कर दी।
माउंट एवरेस्ट को अगर हम देखें, जो कि ग्रेट हिमालयस का पार्ट है, उसके 3 फेसेस हैं, समझिएगा इस बात को, ठीक है। एक आता है नॉर्थ वेस्ट फेस, एक आता है नॉर्थ ईस्ट फेस और एक आता है नॉर्थ फेस, ठीक है। ये नॉर्थ फेस और नॉर्थ ईस्ट फेस दोनों ही तिब्बत यानी चाइना रीजन में जाते हैं, उधर खुलते हैं, मतलब फेस उधर है, और ये जो नॉर्थ वेस्ट है ये नेपाल की तरफ है, ठीक है। तो यहां मैं गलत थी, जो स्लोप है वो यहां पे इतना स्टीप नहीं है, ठीक है। ज्यादा स्टीप कहां है? तिब्बत वाली साइड, चाइना वाली साइड। माउंट एवरेस्ट के केस में जो नॉर्दर्न साइड्स हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाली स्लोप्स, वो ज्यादा खड़ी हुई हैं। जो साउथ वाली, ये नॉर्थ वेस्ट नहीं है बेटा, सॉरी, ये साउथ वेस्ट है, ठीक है। जो साउथ वेस्ट वाली साइड है नेपाल वाली, वो इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है। लेकिन यहाँ से चढ़ना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। मॉनसून जब हिट करता है तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों के टाइम में बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, एवलांचेस बहुत होते हैं, तो रिस्की तो ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, यानी चढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वो इसी साइड से चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपने रास्ते बंद रखता है, इकोलॉजिकल बैलेंस खराब नहीं होने देना चाहता। जितने लोग ट्रैकिंग करेंगे वो उतनी गंदगी सामान फेंकते हैं, वहाँ पे गंदगी होती है। नेपाल से चढ़ना इजी है, परमिट इजीली मिल जाता है, चाइना से नहीं मिलता। सो यस, माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो जो सदर्न स्लोप है दैट इज नॉट मच स्टीप, नो दैट इज नॉट मच स्टीप। नॉर्दर्न स्लोप ज्यादा स्टीप है, लेकिन अदरवाइज अगर हम हिमालयाज की बात करें तो सदर्न साइड ज्यादा स्टीप है, नॉर्दर्न साइड कम स्टीप है, पर्टिकुलरली शिवालिक की। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? चलिए, सो थैंक यू आपके कमेंट्स के लिए। हम और डिटेल में स्टडी करने के लिए, इट मोटिवेटेड मी एंड आई स्टडीड। और दैट इज, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे थार डेजर्ट के बारे में, हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में, और हम देखेंगे आइलैंड्स के बारे में, और फिर हमारा फिजिकल फीचर खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगले वीडियो में ही मैं लेकर के आ जाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड स्टे हैप्पी।